बीजेपी का एक बड़ा फैसला यहां पर सामने आया, जहां पर नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। कार्यालय में काफी कार्यकर्ता आज मौजूद रहे, जिनका गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया गया। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में जिम्मेदारी संभाली है और मंत्री की कुर्सी पर बैठे कुछ ही दिन बीते थे कि उन्हें एक बड़ी और नई जिम्मेदारी सौंप दी गई। आइए जानते हैं उनके बारे में सब कुछ। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के दिग्गज नेताओं में एक नितिन नवीन को संगठन की जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्हें कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। अब तक यह काम केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा संभाल रहे थे। लोकसभा चुनाव के बाद से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की तलाश शुरू हो गई थी, लेकिन अब बिहार चुनाव में भाजपा की जीत के ठीक महीने बाद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया है। उन्होंने भाजपा की कोर कमेटी ने संगठन पर मजबूत पकड़ रखने वाले नितिन नवीन को पार्टी की कमान सौंपी। नितिन वर्तमान में नीतीश सरकार पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं। नितिन नवीन भाजपा के बड़े नेताओं में से एक और जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत करने वाले दिवंगत नवीन सिन्हा के बेटे हैं। 23 मई 1980 पटना में नितिन नवीन का जन्म हुआ है। उनकी 12वीं तक की पढ़ाई दिल्ली में हुई। 2005 में पटना पश्चिम सीट से वे विधायक रहे और 55 साल के नवीन सिन्हा का निधन दिल्ली में हो गया था। उस वक्त नितिन महज 26 साल के थे। भाजपा ने नितिन नवीन को अपने पिता की विरासत संभालने के लिए कहा, लेकिन शुरू में नितिन नहीं माने। उनकी मां मीरा सिन्हा ने उन्हें समझाया तो वह मान गए। नितिन चुनावी मैदान में पटना पश्चिम उतरे। उपचुनाव में वह पहली बार जीते। इसके बाद से जो जीत का सिलसिला शुरू हुआ वह आज तक जारी है। नितिन नवीन का कद संगठन में भी बड़ा है और इस बात का सबूत उन्हें अलग अलग समय पर मिलने वाली जिम्मेदारी है। 2008 में उन्हें भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य सह प्रभारी बनाया गया। 2010 से 2013 के बीच नितिन भाजपा युवा मोर्चा राष्ट्रीय महामंत्री बने। 2013 में वह IBLP कार्यक्रम के अंतर्गत 15 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर गए। इसके बाद 2016 से 2019 तक भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने। 2019 में ही उन्हें भाजपा ने सिक्किम राज्य का लोकसभा और विधानसभा चुनाव प्रभारी बना दिया। इसके बाद 2021 से 2024 के बीच नितिन छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी रहे। 2024 में छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव प्रभारी बने। जुलाई 2024 से अब तक वह छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी के रूप में संगठन के दायित्व को देख रहे हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था। उस वक्त वहां कांग्रेस अच्छी स्थिति में थी। किसी ने नहीं सोचा था कि भाजपा चुनाव जीतेगी, लेकिन चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की। उस वक्त भी नितिन नवीन छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी थे। जीत के बाद उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। भाजपा के दिग्गजों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने में नितिन ने अहम भूमिका निभाई है। बीजेपी ने सोमवार को बिहार सरकार में मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर चौंकाने वाला कदम उठाया। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के संविधान में कार्यकारी अध्यक्ष का कोई प्रावधान नहीं है। यह पद पहली बार जून 2019 में तब बनाया गया था जब अमित शाह मोदी सरकार में गृह मंत्री बने और उनकी सहायता के लिए जेपी नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नड्डा करीब 6 महीने तक इस पद पर रहे और 20 जून 2020 को औपचारिक रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब वही फॉर्मूला दोहराया गया है। सवाल उठता है, नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं? बीते नेताओं के मुताबिक यह एक अंतरिम व्यवस्था है। आज शाम से खरमास शुरू हो रहा है और जो 14 जनवरी मकर संक्रांति तक चलेगा। इस अवधि में कोई शुभ कार्य नहीं होता, इसलिए पार्टी ने उससे पहले ही नितिन नवीन की नियुक्ति कर दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव 14 जनवरी के बाद होने की संभावना है। बीजेपी संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए कम से कम 50% राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने चाहिए।
अभी तक 37 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से 30 में चुनाव संपन्न हो चुके हैं। पार्टी सूत्रों के अनुसार अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया में कम से कम 4 दिन लगते हैं। ऐसे में यह चुनाव जनवरी के अंत या फरवरी में हो सकता है। इसके बाद अप्रैल में बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में नितिन नवीन के चयन पर औपचारिक मोहर लग सकती है। गौरतलब है कि जेपी नड्डा भी 20 जनवरी 2020 को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए थे। पार्टी के भीतर यह भी चर्चा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। तब तक नितिन नवीन नड्डा के साथ संगठन का कामकाज संभालेंगे और रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से परिचित होंगे। ठीक वैसे ही जैसे 2019 में नड्डा ने अमित शाह के साथ काम किया था। नितिन नवीन की नियुक्ति ऐसे समय हुई जब बीजेपी को कई बड़े चुनावों की तैयारी करनी है। पार्टी चाहती है कि संगठनात्मक कामकाज में कोई रुकावट न आए और नेतृत्व का संक्रमण सुचारू रूप से हो। भारतीय जनता पार्टी ताबड़तोड़ नियुक्तियां करने में जुटी है। बीजेपी ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को चुना है और अब बिहार में पार्टी संगठन का चेहरा बदल दिया है। बीजेपी ने दिलीप जायसवाल की जगह संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। सरावगी पार्टी के दिग्गज नेता और 5 बार के विधायक हैं। उन्हें संगठन और सरकार दोनों का सियासी अनुभव है। संजय सरावगी का राजनीतिक सफर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ और उसके बाद वह निगम पार्षद की चुनावी राजनीति के मैदान में उतरी। इसके बाद सरावगी ने कभी पलटवार नहीं देखा और सियासी बुलंदी छूते चले गए। विधायक बनने से लेकर मंत्री तक का सफर करने वाले संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष नियुक्त किए गए संजय सरावगी का जन्म 28 अगस्त 1969 को दरभंगा के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम परमेश्वर सरावगी है। संजय सरावगी बिहार के दरभंगा के गांधी चौक के रहने वाले हैं। उन्होंने ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एमकॉम और एमबीए की पढ़ाई की। वह महात्मा गांधी कॉलेज की शासी निकाय के अध्यक्ष भी रहे हैं। संजय सरावगी ने अपनी राजनीतिक पारी का आगाज छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़कर किया। 1990 में समस्तीपुर में लालकृष्ण आडवाणी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए वह गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद उन्हें 15 दिनों तक जेल में रहना पड़ा। इसके बाद 1995 में बीजेपी की सदस्यता ली और युवा मोर्चा से जुड़ गए और संगठन में विभिन्न पदों पर रहे। संजय सरावगी ने नगर निगम के पार्षद सीट से चुनावी मैदान में कदम रखा। 2000 में दरभंगा के निगम वार्ड से पार्षद चुने गए और 2 साल बाद नगरपालिका चुनाव में फिर से पार्षद बने। इसके बाद 2005 में पार्टी ने उन्हें दरभंगा नगर सीट से विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा। विधायक बनने के साथ ही उन्होंने दरभंगा नगर को बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में से एक में बदल दिया। वह इस सीट से लगातार 6 चुनाव जीत चुकी हैं। संजय सरावगी दरभंगा और मिथिला क्षेत्र में बीजेपी के चर्चित चेहरा माने जाते हैं। सरावगी वैश्य समुदाय से आते हैं। व्यापारी वर्ग में उनकी एक अच्छी पकड़ है। राजनीतिक अनुभव और संगठनात्मक उपयोगिता के चलते उन्हें पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया। वैश्य समाज को बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है। संजय जायसवाल और दिलीप जायसवाल के बाद संजय सरावगी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने अपने परंपरागत वैश्य समाज को सियासी संदेश देने की कवायद की है। सरावगी 20 साल से एक ही सीट से विधायक बनते आ रहे हैं। वह फरवरी 2005, नवंबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 25 में बीजेपी के टिकट पर दरभंगा सदर से विधायक चुने गए। नीतीश कुमार की अगुवाई वाली पिछली सरकार में कैबिनेट विस्तार में उन्हें मंत्री बनाया गया था। वे मैथिली भाषा में पद और गोपनीयता की शपथ लेकर सुर्खियों में आए थे। कथित वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की ओर से रविवार को दिल्ली में आयोजित एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे को लेकर भाजपा आक्रामक हो गई है। कांग्रेस की इस रैली में मोदी तेरी कब्र खोदेगी आज नहीं तो कल जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। इस नारे को लेकर भाजपा बेहद आक्रामक है। उसने सोमवार को संसद के दोनों सदनों में इसको लेकर जमकर हंगामा किया और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से इसको लेकर सार्वजनिक माफी की मांग की।
हालांकि कांग्रेस ने ऐसे किसी नारे के बारे में जानकारी होने से इनकार किया है, लेकिन रविवार को भाजपा नेता प्रदीप भंडारी ने रैली का एक वीडियो ट्वीट किया था। उस वीडियो में दिख रहा है कि कांग्रेस के नेता यह नारा लगा रही हैं। इस मुद्दे के गरमाने के बाद सोमवार को संसद की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। अगले साल मार्च अप्रैल में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले भाजपा एक फिर इस मुद्दे के बहाने कांग्रेस पर हमला करेगी। बीते बिहार चुनाव के दौरान भी कुछ ऐसी ही घटना घटी थी। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा के दौरान मंच से पीएम मोदी को गाली देने का वीडियो सामने आया था। उसे मुद्दे को भाजपा ने चुनाव के दौरान जोर शोर से उठाया। खुद पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया और कहा कि कांग्रेस उन्हें किस तरह गाली देती है। इससे पहले 2017 में कांग्रेस के एक सीनियर नेता रहे मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी के लिए एक बेहद आपत्तिजनक बात कही थी। उन्होंने पीएम मोदी के लिए नीच शब्द का इस्तेमाल किया था। संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर से जुड़े एक कार्यक्रम में अय्यर ने कहा था कि पीएम मोदी एक नीच किस्म के आदमी हैं। हालांकि अय्यर के इस बयान से कांग्रेस ने खुद को अलग कर लिया था। उस समय कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने भी इस बयान पर नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद कांग्रेस ने अय्यर को पार्टी से निकाल दिया। इससे पहले गुजरात में 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की सबसे वयोवृद्ध नेता सोनिया गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के लिए बेहद आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। उस वक्त मोदी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। सोनिया ने पीएम मोदी को मौत का सौदागर बताया था। सोनिया का यह बयान गुजरात में एक बड़ा मुद्दा बन गया और फिर राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जनता ने जमकर भाजपा के पक्ष में वोट डाला। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने लाल किला ब्लास्ट मामले के आरोपियों शोएब अली और डॉक्टर नसीर बिलाल मल्ला की एनआईए हिरासत 4 दिनों के लिए बढ़ा दी है। प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज अंजू बजाज चांदा ने दोनों की एनआईए हिरासत बढ़ाने का आदेश दिया। शोएब और डॉक्टर नसीर की एनआईए हिरासत आज खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 5 दिसंबर को शोएब को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था। कोर्ट ने 9 दिसंबर को डॉक्टर नसीर को आज तक की एनआईए हिरासत में भेजा था। शोएब फरीदाबाद का रहने वाला है। उस पर आरोप है कि उसने लाल किले पर ब्लास्ट कराने वाले आत्मघाती हमलावर उमर उन नबी को पनाह दी थी। नसीर जम्मू कश्मीर के बारामूला का रहने वाला है। बता दें कि एनआईए ने अभी तक इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपी फिलहाल हिरासत में हैं। एनआईए सभी आरोपियों से पूछताछ कर पूरी साजिश का खुलासा करने की कोशिश कर रही है। 18 दिसंबर को पटियाला हाउस कोर्ट ने लालकोट ब्लास्ट मामले के आरोपी और आत्मघाती हमलावर डॉक्टर उमर नबी के सहयोगी जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को 10 दिनों की एनआईए हिरासत में भेजा था। एनआईए ने दानिश को श्रीनगर से गिरफ्तार किया था। एनआईए के मुताबिक दानिश ने ड्रोन में तकनीकी बदलाव किए और कार बम विस्फोट से पहले रॉकेट तैयार करने की कोशिश की। एनआईए के मुताबिक दानिश ने उमर उन नबी के साथ मिलकर पूरी इस साजिश को अंजाम देने में अहम भूमिका निभाई थी और राजनीति विज्ञान में स्नातक दानिश को आत्मघाती हमलावर बनाने के लिए उमर ने ब्रेन वॉश किया था। वह अक्टूबर 2024 में कुलगाम के एक मस्जिद में डॉक्टर मॉड्यूल से मिलने को तैयार हुआ, जहां से उसे हरियाणा के फरीदाबाद में अल-फलाह विश्वविद्यालय में रहने के लिए ले जाया गया था। बता दें कि लालकोट के पास 10 नवंबर को कार में ब्लास्ट हुआ था। ये कार आमिर रशीद अली के नाम पर थी। इस ब्लास्ट में 13 लोगों की मौत हुई थी और 32 लोग घायल हो गए थे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने सोमवार को पहलगाम आतंकी हमले के मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। इसमें पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य भी शामिल हैं। आरोप पत्र में पाकिस्तान की साजिश, आरोपियों की भूमिका और मामले से जुड़े सहायक सबूतों का विस्तृत विवरण दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी की चार्जशीट में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा TRF को पहलगाम हमले की योजना बनाने, उसमें सहयोग करने और उसे अंजाम देने में उसकी भूमिका के लिए कानूनी इकाई के रूप में आरोपित किया गया है। सोमवार को जम्मू स्थित एनआईए विशेष न्यायालय में दायर 1597 पृष्ठों के आरोप पत्र में पाकिस्तानी हैंडलर आतंकवादी साजिद जट्ट का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल है। एनआईए के आरोप पत्र में उन 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के नाम भी हैं जो घातक आतंकी हमले के कुछ हफ्तों बाद जुलाई 2025 में श्रीनगर के दाची गांव में ऑपरेशन महादेव के दौरान भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए थे। तीनों की पहचान फैजल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिब्रान और हमजा अफगानी के रूप में हुई है। लश्कर-ए-तैयबा, TRF और उपयुक्त 4 आतंकवादियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023
शस्त्र अधिनियम 1969 और गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की संबंधित धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। एनआईए ने चार्जशीट में आरोपियों के खिलाफ भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए भी दंडात्मक धाराओं का प्रयोग किया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा धर्म आधारित लक्षित हत्याओं वाले इस हमले में 25 पर्यटक और एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी। एनआईए ने पिछले लगभग 8 महीनों तक चली गहन वैज्ञानिक जांच के माध्यम से मामले RC2 2025 एनआईए GMU में साजिश का पता पाकिस्तान से लगाया है, जो भारत के विरुद्ध आतंकवाद को लगातार प्रायोजित कर रहा है। आतंकवादियों को पनाह देने के आरोप में एनआईए द्वारा 22 जून 2025 को गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों परवेज अहमद, बशीर अहमद जोथड़ के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया। पूछताछ के दौरान दोनों व्यक्तियों ने हमले में शामिल 3 सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा किया था। उन्होंने यह भी पुष्टि की थी कि वे प्रतिबंधित लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। अटेरना गांव में सोमवार को करणी सेना के सदस्यों और ग्रामीणों ने एक संदिग्ध बहरूपीय को पकड़ा है। आरोप है कि वह खुद को हिंदू बताकर गांव में सांप का खेल दिखा रहा था। उसके पास भोलेनाथ की तस्वीर और गले में भगवा गमछा था। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम प्यारी लाल बताया। ग्रामीणों को शक होने पर जब उसकी पहचान से जुड़े दस्तावेज देखे गए तो पता चला कि वह मुस्लिम समुदाय से है। उसके साथ करीब 10 साल की एक बच्ची भी थी, जिसने खुद को हिंदू बताया और कहा कि वह 3 दिन पहले आगरा से सोनीपत आई है। करणी सेना से जुड़े दीपक चौहान ने कहा कि यह व्यक्ति संदेह के घेरे में है। उसके पास इंडोनेशिया की मुद्रा भी मिलने की बात सामने आई है। आरोप है कि वह वन्य जीवों विशेषकर सांपों को पकड़कर इसे आजीविका का साधन बना रहा था, जबकि सरकार द्वारा सांप पकड़ने पर रोक है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि बच्ची से पढ़ाई छुड़वाकर उसे बाल मजदूरी कराई जा रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए गांव के काले नामक व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को अपने साथ ले गई। इस दौरान मान सिंह चौहान, महेंद्र, संजू विशाल सहित सैकड़ों ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे। ग्रामीणों और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर उचित कानूनी कार्रवाई की जाए। मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है। इसे मौजूदा शीतकालीन सत्र में चर्चा के लिए सूचीबद्ध भी किया गया है। बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025 रखा गया। नए बिल में कहा गया कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। इधर कांग्रेस ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया जा रहा। इससे पहले 12 दिसंबर को खबर आई थी कि केंद्रीय कैबिनेट ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना रखा है। हालांकि सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन सामने नहीं आया था। बिल में लिखे हुए उद्देश्य के मुताबिक पिछले 20 वर्षों में मनरेगा ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार दिया, लेकिन गांव में हुए सामाजिक आर्थिक बदलावों को देखते हुए इसे और मजबूत करना जरूरी है। नए कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को जो बिना कौशल वाला काम करने को तैयार हो, हर साल 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा। इसका मकसद विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप गांव का समग्र विकास करना है। जब मनरेगा के नाम बदलने की जानकारी सामने आई थी, तब वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा था कि उन्हें मनरेगा योजना का नाम बदलने के फैसले के पीछे तर्क समझ नहीं आता, इससे फिजूल खर्च होता है। उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या मानसिकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जॉर्डन की राजधानी अम्मान पहुंच गए हैं। उनके आगमन पर जॉर्डन के प्रधानमंत्री जाफर हसन ने विशेष रूप से स्वागत किया और उन्हें औपचारिक राजकीय सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ये यात्रा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन के आमंत्रण पर कर रही है। यह यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूर्व होने पर अवसर पर हो रही है। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय मुद्दों और आपसी हितों से जुड़े विषयों पर चर्चा होने की संभावना है। अम्मान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि वह जॉर्डन पहुंचकर प्रसन्न हैं और हवाई अड्डे पर मिले आत्मीय स्वागत के लिए प्रधानमंत्री जाफर हसन के आभारी हैं। पीएम मोदी ने विश्वास जताया कि यात्रा भारत और जॉर्डन के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत जॉर्डन संबंधों को नई दिशा देने के लिहाज से अहम मानी जा रही है। मोदी के 3 देशों के 4 दिवसीय दौरे का पहला पड़ाव जॉर्डन है। इसके बाद वह एथियोपिया और ओमान भी जाएंगी। मोदी आज बाद में शाह अब्दुल्ला द्वितीय इब्न अल हुसैन से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। प्रधानमंत्री और शाह के मंगलवार को भारत जॉर्डन व्यापार कार्यक्रम को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसमें दोनों देशों के प्रमुख व्यवसायी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री जॉर्डन में भारतीय समुदाय के साथ भी बातचीत करेंगे और देश के युवराज के साथ पैंडा शहर का दौरा करेंगे, जो भारत के साथ प्राचीन व्यापारिक संबंधों को साझा करने वाला एक ऐतिहासिक शहर है। विदेश मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी की जॉर्डन की यह पहली पूर्ण द्विपक्षीय यात्रा है। मोदी फरवरी 2018 में फिलिस्तीन जाते समय जॉर्डन में कुछ देर रुके थे। भारत और जॉर्डन ने 1950 में राजनयिक संबंध स्थापित किए थे, जिसके 2025 में 75 साल पूरे हो गए हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया का एक ऐसा शहर जिसे दुनिया शांति, पर्यटन और खुले समाज के लिए जानती है, लेकिन रविवार की शाम बॉन्डी बीच पर जो हुआ उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि इस्लामिक आतंकवाद की आग किसी एक देश या सीमा तक सीमित नहीं है। हनुक्का फेस्टिवल मना रही यहूदी समुदाय पर अंधाधुंध फायरिंग, 16 लोगों की मौत, 45 से ज्यादा लोग घायल और पूरे ऑस्ट्रेलिया में दहशत का माहौल। यह सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने साफ कर दिया है कि इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकी बाप बेटे थे, 50 साल का साजिद अकरम और उसका 24 साल का बेटा नवीद अकरम। जांच में यह बात सामने आई है कि साजिद अकरम पाकिस्तानी मूल का था। 1998 में छात्र वीजा पर ऑस्ट्रेलिया आया। बाद में एक ऑस्ट्रेलियाई महिला से शादी कर पार्टनर वीजा लिया और रेजिडेंट रिटर्न वीजा पर वहां रहने लगा, यानी ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता नहीं लेकिन सुविधाएं पूरी। साजिद अकरम के पास लाइसेंसी हथियार थे। वह एक गन क्लब का सदस्य था और कानूनी तौर पर उसके पास 6 बंदूकें थीं। सवाल यह नहीं है कि उसके पास हथियार कैसे थे, सवाल यह है कि उसके भीतर पल रही कट्टर सोच को समय रहते क्यों नहीं पहचाना गया। यही वह चूक है जिसकी कीमत 16 निर्दोष लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई है। इस हमले का पैटर्न भारत के कश्मीर में हुए आतंकी हमलों से डरावनी समानता रखता है, खास तौर पर पहलगाम का आतंकी हमला, जहां पर्यटकों को निशाना बनाया गया, जहां निर्दोष लोगों को उनकी पहचान के आधार पर मारा गया और जहां पाकिस्तान समर्थित आतंकियों की भूमिका सामने आई। बॉन्डी बीच पर भी सेम वही सोच दिखी है। मजहबी उत्सव, यहूदी समुदाय और नफरत से भरी गोलियां। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह उस विचारधारा का नतीजा है जो पाकिस्तान में पनपती है, पाले पोसे जाती है और फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर खून बहाती है। कभी कश्मीर, कभी लंदन, कभी पेरिस और कभी सिडनी। इस हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बयान बेहद अहम है। नेतन्याहू ने सीधे तौर पर ऑस्ट्रेलियाई सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। उनका कहना है कि सरकार की नीतियों ने यहूदी विरोधी भावना को बढ़ावा दिया। खास तौर पर संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के फैसले को उन्होंने यहूदी विरोधी आग में घी डालने जैसा बताया। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि उन्होंने 17 अगस्त को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को पत्र लिखकर चेताया था कि अगर समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, लेकिन चेतावनी को नजरअंदाज किया गया और नतीजा बॉन्डी बीच पर दुनिया ने देखा।
ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में जहां 1996 के पोर्ट ऑर्थर हमले के बाद दुनिया के सबसे सख्त गन कानून लागू किए गए, वहां इस तरह की सामूहिक गोलीबारी होना बताता है कि खतरा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि विचारधारा से है। जब तक इस्लामिक कट्टरपंथ की जड़ पर वार नहीं होगा तब तक कानून और लाइसेंस भी नाकाफी साबित होंगे। इस अंधेरे में एक रोशनी भी दिखाई दी। अहमद नाम के एक बुजुर्ग की जान जोखिम में डालकर उन्होंने एक आतंकी को पीछे से दबोचा, उसकी राइफल छीनी और कई लोगों की जान बचाई। यह बताता है कि आतंकवाद किसी मजहब का प्रतिनिधि नहीं होता, लेकिन आतंकवाद की विचारधारा बेहद साफ होती है। बॉन्डी बीच हमला दुनिया के लिए वही संदेश देता है जो भारत सालों से दे रहा है। आतंकवाद का कोई लोकल चेहरा नहीं होता। आज अगर पाकिस्तान से निकली सोच को सिर्फ कश्मीर की समस्या मानकर नजरअंदाज किया गया तो वह सोच कल किसी और समुद्र तट, किसी और त्योहार और किसी और देश में खून बहाएगी। अब सवाल यह है कि क्या दुनिया समय रहते सच्चाई को स्वीकार करेगी या फिर अगली चेतावनी भी किसी और शहर में लाशों के ढेर के साथ आएगी। गाजा सिटी में इजरायली हमले में हमास के सेकंड इन कमांड रायत सैयद की मौत हो गई है। इजरायली सेना ने शनिवार को यह दावा किया कि उसने गाजा सिटी में एक कार को निशाना बनाकर यह हमला किया। हालांकि हमास ने अब तक रायत सैयद की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। रायत हमास अल कासिम ब्रिगेड का प्रमुख कमांडर था। अल जजीरा की रिपोर्ट्स के अनुसार इजरायली सेना ने कहा कि सैयद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का प्रमुख था और अक्टूबर 2023 में इजरायल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में भी शामिल था। हमास के सूत्रों के मुताबिक रायत गाजा सिटी बटालियन का पूर्व प्रमुख भी रहा था। इजरायल का आरोप है कि सईद सीज फायर के बावजूद हमास की क्षमताओं को फिर से मजबूत करने और हथियार बनाने का काम कर रहा था, जो समझौते का उल्लंघन है। यह हमला हमास के इजरायली सैनिकों पर हमले के बाद हुआ। इसमें 2 इजरायली सैनिक घायल हो गए थे, जिसके बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने सैयद को निशाना बनाने का आदेश दिया था। अब नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने सैनिकों की मौत का बदला ले लिया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कि हमें रियल टाइम में खुफिया जानकारी मिली कि सैयद गाजा शहर के पश्चिमी हिस्से में यात्रा कर रहा था। हमने मौका हाथ से निकलने से पहले उसे मारने के लिए तुरंत कार्रवाई की। अरब के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक रायत पिछले 2 साल के दौरान ज्यादातर समय गाजा सिटी के नीचे बनी हमास की सुरंग में छिपा रहा। दूसरी ओर हमास ने सैयद की मौत की पुष्टि नहीं की है। संगठन का कहना है कि इजरायली ड्रोन ने गाजा सिटी के पश्चिम में नबुल्सी जंक्शन के पास एक सिविलियन गाड़ी को निशाना बनाया। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार इस हमले में 5 लोगों की मौत हुई और 25 लोग घायल हुए हैं। बर्लिन पहुंचे जेलेंस्की ने यह बयान उस वक्त दिया जब वे युद्ध की समाप्ति को लेकर अमेरिका के राजनयिकों के साथ संभावित बातचीत की तैयारी कर रहे थे। उनकी मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर से होने की संभावना है। माना जा रहा है कि इन बैठकों में युद्ध विराम और संभावित शांति समझौते को लेकर ठोस बातचीत हो सकती है। बर्लिन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान जेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका और यूरोप के कुछ प्रमुख देशों ने अब तक यूक्रेन की नाटो सदस्यता के प्रयासों को खुला समर्थन नहीं दिया है। ऐसे में यूक्रेन को उम्मीद है कि पश्चिमी देश उसे नाटो सदस्यों जैसी ही सुरक्षा गारंटी प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा, अगर हमें वैसी ही सुरक्षा गारंटी मिलती है जैसी नाटो देशों को मिलती है तो यह रूस को दोबारा युद्ध छेड़ने से रोकने का सबसे प्रभावी तरीका होगा। जेलेंस्की ने जोर देकर कहा कि यह कोई एक तरफा मांग नहीं है बल्कि यूक्रेन की ओर से एक समझौता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी सुरक्षा गारंटी का स्वरूप केवल राजनीतिक बयान तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि वह कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जिसे अमेरिकी कांग्रेस का समर्थन भी प्राप्त हो। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने यह भी बताया कि जर्मनी के स्टटगार्ट में यूक्रेन और अमेरिका के सैन्य अधिकारियों के बीच एक अहम बैठक हुई है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी टीम से इस बैठक की विस्तृत जानकारी उन्हें जल्द मिलेगी, जिसके आधार पर आगे की रणनीति तय की जाएगी। इसके अलावा जेलेंस्की रविवार देर रात जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और संभवतः अन्य यूरोपीय नेताओं से भी अलग अलग मुलाकात करेंगे। हालांकि जेलेंस्की ने एक बार बिल्कुल साफ कर दी है कि यूक्रेन अपनी जमीन पर कोई समझौता नहीं करेगा। युद्ध को लेकर जेलेंस्की का बयान है कि रूस को पीछे हटने की शर्त पर ही शांति मिलेगी। युद्ध खत्म करने को लेकर लगातार दबाव बढ़ा हुआ है।
सुरक्षा गारंटी मिली तो नाटो यूक्रेन छोड़ सकता है। जेलेंस्की बोले, जमीन नहीं सौंपेगा कीव। बर्लिन में अमेरिका से संभावित शांति वार्ता। ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ से मुलाकात तय है। नाटो जैसी कानूनी सुरक्षा यूक्रेन चाहता है। अमेरिकी कांग्रेस समर्थन जरूरी है, जेलेंस्की का ये बयान। डोनेत्स्क मुद्दे पर समझौता नामंजूर है। फ्री इकोनॉमिक जोन पर प्रस्ताव खारिज किया गया है। रूस को पीछे हटने की शर्त पर ही शांति है। युद्ध खत्म करने को लेकर लगातार दबाव बढ़ रहा है, जेलेंस्की का ये बयान है। जहां पर सुरक्षा गारंटी मिली तो नाटो यूक्रेन छोड़ सकता है, जेलेंस्की का ये कहना है।